नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, ओबीसी जनगणना का जिन्न एक बार फिर बोतल के बाहर आ गया है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि ओबीसी की जनगणना हो और ओबीसी को उसका वाजिब अधिकार मिले। उसे संवैधानिक रूप से जो समानता का अधिकार संविधान में दिया गया है, उसके तहत समस्त पिछड़ी जातियों को उनकी संख्या के आधार पर उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के दबाव में कतई नहीं चाहती है कि ओबीसी को उनका अधिकार मिले और ओबीसी जातियों का विकास हो और ओबीसी जातियां राष्ट्र की मुख्य धारा में आएं। आपको मालूम होना चाहिए कि जनगणना में दलित समाज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सबकी गिनती की जाती है, लेकिन ओबीसी जातियों की गिनती नहीं की जाती है। और ओबीसी जातियों की गिनती रुके हुए 100 साल से ज़्यादा हो गए। 1930 में अंग्रेजों ने ओबीसी की जनगणना की थी। उस समय इस देश में ओबीसी की संख्या 52% थी। सभी जातियों का विकास हुआ है, जनसंख्या बढ़ी है, तो निश्चित रूप से ओबीसी की जनसंख्या भी बढ़ी होगी। और इसी डर से कि ओबीसी जनसंख्या अगर 52 के बजाय 55 या 60 तक पहुंच गई होगी तो उन्हें 60% आरक्षण देना पड़ेगा, जो देने के मूड में नहीं है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और तमाम हिंदू संगठन। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास कहने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने ही जुमले से पलट रही है। वो नहीं चाहती है कि ओबीसी की जनगणना हो और ओबीसी की वास्तविक जनसंख्या देश को पता चले। और जिस दिन ओबीसी को उसकी जनगणना का पता चल जाएगा, उसी दिन ओबीसी भी आंदोलनरत हो जाएगा, किसानों की तरह, बेरोजगारों की तरह अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी कहने के लिए तो सबका साथ, सबका विकास की बात करती है, लेकिन वह सिर्फ क्षत्रियों, ब्राह्मणों और वैश्यों का विकास करना चाहती है और इन्हीं की पार्टी के रूप में वह चिन्हित की गई है। 1980 में जन्मी भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी, एक अछूत पार्टी, सवर्णों की पार्टी के रूप में जानी जाती रही है। लेकिन 2014 में गुजरात से चल करके दिल्ली पहुंचे नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से भ्रष्टाचार मिटाने, सुशासन लाने, विकास करने, अच्छे दिन लाने की बात कही, उस पर ओबीसी जातियों ने भी विश्वास कर लिया और भारी बहुमत से उनकी सरकार बनाई। एक बार नहीं, 2 बार, 2014 में और 2019 में। और 2019 में जब दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस समय राजनाथ सिंह, जो कि आज के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने संसद भवन में घोषणा किया था कि इस बार 2021 में ओबीसी की जनगणना कराई जाएगी। लेकिन जब समय आया जनगणना का कराने का, तो न सिर्फ ओबीसी की जनगणना रोक दिया, बल्कि 2021 में होने वाली जनगणना को ही रोक दिया। और जब बिहार से एक प्रतिनिधिमंडल आता है जिसमें नीतीश कुमार होते हैं, तेजस्वी होते हैं और सभी पार्टियों के नेता नुमाइंदे होते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और अपनी बात रखते हैं। ओबीसी के नेता जितने भी थे अपनी बात रखते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिरे से खारिज कर देते हैं और कहते हैं कि जाओ,
अपने राज्य में अपनी जनगणना करा लो, हम राष्ट्रीय स्तर पर यह जनगणना नहीं कराएंगे। तो ओबीसी एससी एसटी के लोगों को, ओबीसी जातियों के, पिछड़ी जातियों के लोगों को सोचना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी की जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं कराना चाहते। कौन सी ऐसी महाशक्ति है जिसके नीचे झुक गए हैं और जनगणना कराने के वायदे के बावजूद, राजनाथ के वायदे के बावजूद जनगणना नहीं करा रहे। बहरहाल नीतीश कुमार अपने बिहार लौट आते हैं और उन्होंने घोषणा कर दिया कि हम बिहार में ओबीसी की जनगणना, ओबीसी का सर्वे कराएंगे और उन्हें उनका वाजिब अधिकार देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट बढ़ गई और उसे लगा कि जब बिहार में जनगणना हो जाएगी और यहाँ पर ओबीसी को उनका अधिकार जितने फीसदी होंगे, 52 से तो ज़्यादा ही होंगे, 55 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, 60 से ज़्यादा भी प्रतिशत में हो सकते हैं। अगर इस तरह से बिहार में ओबीसी को 60% आरक्षण दिया जाएगा तो बाकी राज्य जो उत्तर भारत के हैं, जिसे हिंदी बेल्ट कहा जाता है और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त होता है, उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता हो जाएगी और उन्हें ओबीसी कोई वोट नहीं देगा। ओबीसी के बल पर ही मोदी सरकार टिकी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को अपने को ओबीसी कहते हैं। 2002 में जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उस समय उन्होंने मोदी जाति को ओबीसी की सूची में डाला था। उसके पहले मोदी सवर्ण जातियों में आते थे। तो प्रधानमंत्री खुद ओबीसी हैं, लेकिन ओबीसी के दर्द को नहीं समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद पिछड़ी जाति से आते हैं, अति पिछड़ी जाति भी कहते हैं, अपने को तेली कहते हैं और तेली अति पिछड़ी जाति में आते हैं। तो अति पिछड़ी जाति का होने के बावजूद अति पिछड़ी जातियों के दर्द को, उनकी हकमारी को नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि वो आरएसएस के नीचे काम कर रहे हैं और आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो कि इस देश में ब्राह्मणवाद, सवर्णवाद को लागू करना चाहती है और हमेशा सवर्णवाद की वकालत करती है, ब्राह्मणवाद की वकालत करती है। अपने को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पुरोधा कहने वाली आरएसएस आज जिस तरह से सांप्रदायिक हो गई है और जिस तरह से आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रही है और जिस तरह से पूरे देश में दंगे भड़का रही है, उसका यही अर्थ निकाला जा सकता है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी इतना ज़्यादा है कि उन्हें कोई वोट देने वाला नहीं है। ओबीसी जातियों को नाराज कर दिए हैं जनगणना न कराने की वजह से, तो उनके पास एक ही रास्ता है, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण, मुसलमानों का कत्लेआम, मुसलमानों का नरसंहार। यही हो रहा है इस समय पूरे देश में। अभी हरियाणा में हुआ, 6 से अधिक मौतें हुई, बहुत से लोग घायल हुए और मुसलमान इतने प्रताड़ित हुए कि वे अपना गांव में, अपने घर में ताला बंद करके फरार हो गए। नहीं तो उन्हें मार दिया जाएगा, जिस तरह से अतीक के परिवार को ढूंढा जा रहा है, मार डालने के लिए, काट डालने के लिए, नरसंहार करने के लिए। सिर्फ हरियाणा में ही नहीं, आपने देखा कि मणिपुर में पिछले 3 महीनों से क्या घमासान छिड़ा हुआ है और किस तरह से मानवता को शर्मसार होना पड़ रहा है। डबल इंजन की सरकारें जहां जहां पर हैं, वहां वहां पर हादसे, दंगे, फसाद बढ़ गए और बढ़ते ही जा रहे हैं। डबल इंजन सरकार इसे रोक नहीं रही है, रोकने की मंशा भी नहीं है और संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, लोकतंत्र को खतरे में डाल दी है। एक तरह से अघोषित आपातकाल लागू हो गया है, अघोषित इमरजेंसी लागू हो गई है। 1975 में तो घोषित इमरजेंसी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के काल में 2019 से अघोषित इमरजेंसी चल रही है और इसमें न सिर्फ मुसलमानों का बल्कि दलितों और पिछड़ों का कत्लेआम हो रहा है, इनकी हकमारी की जा रही है और इन्हें इस देश से
बाहर निकाल देने की साजिश रची जा रही है। CAA NRC इसी उद्देश्य से लाया गया था कि अपनी नागरिकता साबित करें, और जो नागरिकता नहीं साबित करेंगे मुसलमान, OBC SC ST के लोग, उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा या डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। और डिटेंशन कैंप में असम में क्या हाल हुआ है आपने देखा ही होगा कि बहुत से मुसलमान, बहुत से पिछड़ी जातियों के लोग डिटेंशन कैंप में मर गए हैं या मार दिए गए हैं। डिटेंशन कैंप भर जाएगा तो जितने भी लोग अपना सबूत नहीं दे पाएंगे, प्रमाण नहीं पेश कर पाएंगे भारत में रहने का, अपनी ID प्रूफ नहीं कर पाएंगे, उनकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। तो ये षड्यंत्र था भारतीय जनता पार्टी और RSS का, जिसे लागू करना चाहते थे लेकिन लागू नहीं कर पाए। लागू किए भी तो थोड़े समय के लिए। इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ कि मोदी सरकार की, मोदी सत्ता का सिंहासन हिलने लगा। और अब दोबारा CAA NRC का नाम नहीं लिया जा रहा है, बल्कि देश भर में कत्लेआम कराया जा रहा है, देश भर में हिंसा कराई जा रही है, देश भर में महिलाओं को सरेआम नंगा करके घुमाया जा रहा है और उनके प्राइवेट पार्ट में उंगली डाली जा रही। ये देश, भारत देश की आज क्या दुर्गति कर रखी है भारतीय जनता पार्टी और RSS ने। ऐसी बुरी स्थिति इतिहास में कभी भी नहीं आई है। आज़ादी के समय जब बंटवारा हो रहा था, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के हिंदू भारत आ रहे थे और भारत के मुस्लिम पाकिस्तान जा रहे थे, उस समय भी इसी तरह का नरसंहार, हादसा और दंगा हुआ था। लेकिन वो एक बहुत जुझारू वाकया था। आज़ादी का जश्न तो नहीं मनाया जा सका, लेकिन आज़ादी का मातम जरूर मनाया गया था। और गांधी जी कलकत्ता में जाकर के एक काली कोठरी में बैठ गए थे जिस दिन आज़ादी मिली थी। उन्हें पता था कि क्या होने वाला है आज़ाद भारत में। बहरहाल आज़ादी के समय देश कितने आपात स्थिति को झेला, आज उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वर्तमान में कैसी दुर्दशा कर रखी है मोदी सरकार ने इस देश की, और किस तरह से हिंदू मुस्लिम करके दंगे कराए जा रहे हैं पूरे देश में। हरियाणा में, मणिपुर में, जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है, हर जगह डबल इंजन की सरकार फेल है और हर जगह दंगों की शुरुआत हो गई है, क्योंकि इन्हीं दंगों के आधार पर 80 और 20 का खेला खेला जाएगा। 20 को हराने के लिए 80 का वोट हासिल करने के लिए कत्लेआम कराया जाएगा, घृणा पैदा की जाएगी, नफरत पैदा की जाएगी और इस देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। भारत आज भारत नहीं रह गया है। जब से विपक्ष ने अपना गठबंधन बना करके उसका नाम इंडिया दिया है, तब से इंडिया की भी तबाही हो रही है। और इंडिया शब्द से इतना जलन होने लगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि एक आतंकवादी संगठन से उसकी तुलना कर रहे हैं। मुजाहिदीन इंडिया बता रहे हैं इंडिया को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिमाग खराब हो गया है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानबूझ करके दिमाग खराब होने का नाटक कर रहे हैं। और जिस तरह से अभी महाराष्ट्र में हादसा हुआ, ट्रेन के अंदर सशस्त्र बल का जवान 4 मुसलमानों का कत्लेआम कर देता है और दहाड़ के कहता है कि अगर मोदी और योगी को वोट नहीं दीजिएगा तो सब लोगों का यही हश्र होगा। अपने उच्च अधिकारी जो सब इंस्पेक्टर थे, आदिवासी समुदाय से आते थे, उनका भी कत्लेआम कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी जो जहर बो रही है, उसका मीडिया जो जहर बो रहा है, उसका IT सेल जो जहर बो रहा है, उसकी फसल काटने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और 2024 में फसल काटने के लिए, 2024 को जीतने के लिए अभी तो ये ट्रेलर है, असली फिल्म तो बाकी ही है। अभी तो 9-10 महीने हैं चुनाव के, और इन 9-10 महीनों में देखिएगा कितने हादसे होते हैं, कितने दंगे होते हैं, कितने नरसंहार होते हैं।
और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सिंहासन को बरकरार रखने के लिए क्या क्या कदम उठाते हैं। इमरजेंसी भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम भी करवा सकते हैं और इसकी घोषणा हो चुकी है। हरिद्वार संसद में जिस तरह से मुसलमानों का कत्लेआम करने के लिए हिंदू समाज के साधु संत मठाधीश इकट्ठा होकर के और उनका कत्लेआम करने की बात करते हैं, इस पर पूरी दुनिया थूकती है मोदी सरकार को और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो कि अपराधियों का गढ़ है भारतीय जनता पार्टी, वहाँ की सांसद, भोपाल की सांसद प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा, जिस तरह से ऐलान करती है मुसलमानों के खिलाफ कि 1000 मुसलमानों को मारने के लिए 100 हिंदू काफ़ी हैं, और अपनी सब्जी काटने वाली अगर बड़ा हथियार न रख सको तो अपनी सब्जी काटने वाली चाकू को ही धारदार बना लो और कत्लेआम करने के लिए तैयार रहो। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ विकास कार्यों को रौंद रही है, ओबीसी एससी एसटी के साथ अत्याचार कर रही है, बल्कि हकमारी का काम कर रही है ओबीसी के साथ। और आज का ओबीसी सब कुछ समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस क्या चाहता है। पटना में नीतीश कुमार की सरकार सर्वे कराती है ओबीसी का, जनगणना कराती है ओबीसी का, तो खलबली मच जाती है भारतीय जनता पार्टी में, और उस खलबली के तहत कई याचिकाएं दायर कर दी जाती हैं पटना हाई कोर्ट में। रुक जाती है जनगणना, ओबीसी सर्वे रुक जाता है। जनवरी 2023 में शुरुआत होती है और मई 2023 में जनगणना को रोकनी पड़ती है, क्योंकि मुकदमा चला गया पटना हाई कोर्ट में। अभी 2 दिन पहले पटना हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया, अपना फैसला सुना दिया, और ओबीसी के हक में सुनाया है, नीतीश सरकार के हक में सुनाया है। और उस फैसले के बाद फिर बौखलाहट मची है भारतीय जनता पार्टी में, और अब वे सुप्रीम कोर्ट जाने का रुख कर रहे हैं। तो ओबीसी एससी एसटी के लोग अब अच्छी तरह से समझ गए हैं कि उनका हित किसमें है, आरएसएस की सरकार बनाने में, बीजेपी की सरकार बनाने में, या इंडिया की सरकार बनाने में। इंडिया यानी गठबंधन विपक्षी दलों का जिस तरह से शक्तिशाली के रूप में उभरा है, और जिस तरह से उसकी संभावनाएं बनी हैं, और जिस तरह से इस देश में अत्याचार किया गया है, इस देश को बेचा गया है, इस देश को नरसंहार और हादसों, दंगों में झोंक दिया गया है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भारत के सभी राज्यों को मणिपुर बनाने की योजना है, भारत सरकार की, आरएसएस की। सत्यपाल मलिक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जम्मू कश्मीर में राज्यपाल थे, कई राज्यों में राज्यपाल थे, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी मणिपुर बनाना चाहती है पूरे देश को। राम मंदिर, अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उस पर हमला कराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी की किसी बड़े नेता का कत्लेआम कराना चाहती है बीजेपी। अगर ऐसा बीजेपी करती है तो इस देश में नरसंहार होगा, हादसे होंगे, दंगे होंगे, गृह युद्ध छिड़ जाएगा। अगर सतपाल मलिक की बात सही हुई, और सतपाल मलिक वही बोलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी रूप से चलता है, उसकी विचारधारा में जो गूंजता है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं वर्षों तक, और वो भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र, चेहरे को अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए अगर सतपाल मलिक कहते हैं कि कुछ नया और कुछ बड़ा और कुछ बहुत बड़ा हादसा होने वाला है,
तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से सावधान रहने की ज़रूरत है। इस देश के 140 करोड़ लोगों को जिस रूप में भारतीय जनता पार्टी हादसे, दंगे, मुसलमानों के खिलाफ कत्लेआम, ओबीसी, एससी, एसटी के खिलाफ जुल्म, सितम, कत्लेआम, ओबीसी, एससी, एसटी के लोग आज के भारत में शादी होने पर घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, मूछें नहीं रख सकते, बड़े संस्थानों में पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो उनका कत्लेआम कर दिया जाता है। मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं को भी टारगेट बना रहे हैं, जिसे ये 80% मानते हैं। तो उस 80% और 20% का इस बार चुनाव नहीं होगा। इस बार चुनाव होगा 85% और 15% का। 85% बहुजन समाज के लोग और 15% भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग, इनके बीच चुनाव होगा। और इसी 85 में मुस्लिम भी आएंगे, ईसाई भी आएंगे, सारे धर्मावलंबी आएंगे। भारतीय जनता पार्टी और उसके बनिया, ठाकुर और ब्राह्मण, यही लोग इनका साथ देंगे, 15% ही साथ देंगे। जैसे हालात बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने इस देश का, जिस तरह से इस देश को पतन की ओर भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है, और हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र कायम करने के लिए जिस तरह से अनैतिक गतिविधियां, कत्लेआम, नरसंहार, दंगे, फसाद करा रही है, इसे इस देश की जनता और इस देश के 90 करोड़ से अधिक मतदाता अच्छी तरह से समझ गए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एजेंडा लागू नहीं होने पाएगा। ओबीसी के लोग भी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में बड़ा योगदान देते हैं, मुस्लिम समाज के लोग, जिन्हें ये पसमानदा मुसलमान कहते हैं, पसमानदा मुसलमान का मतलब पिछड़े हुए मुसलमान, जो कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहे हैं, उनको भी पटाने के लिए पसमानदा मित्र नाम से योजना चला रखी है मोदी सरकार ने, लेकिन उसे कामयाबी इस बार नहीं मिल रही है। पसमानदा मित्र भारतीय जनता पार्टी के लोग लेकर के जहां जा रहे हैं, उन्हें बैरंग खदेड़ दिया जा रहा है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से। तो भारतीय जनता पार्टी समझती है कि हिटलर शाही के बल पर अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक काम करके अगर वो तीसरी बार सत्ता में आ जाए तो राजतंत्र कायम कर देगी, प्रजातंत्र को खत्म कर देगी। ऐसा हम नहीं कह रहे, इस देश के बुद्धिजीवी कह रहे हैं, इस देश के विपक्ष के नेता कह रहे हैं, और इस देश के चिंतक विचारक कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आई तो सिंगोल की पूजा करने वाली, सिंगोल के सामने साष्टांग होने वाले, जो कि सिंगोल एक राजतंत्र का प्रतीक है, उसके सामने साष्टांग होने वाले नरेंद्र मोदी राजतंत्र स्थापित करने का मंशा बना चुके हैं 2024 जीतने के बाद। और राजतंत्र जब स्थापित होगा तभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है। 2025 तक, 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं, और 100 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके छोड़ेंगे। ऐसा उनके अंदरूनी लोगों से, उनके पार्टी के अंदर के लोगों से इस तरह की बातें छन छन करके बाहर आ रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे से, भारतीय जनता पार्टी के अन्याय से, अत्याचार से, भारतीय जनता पार्टी की आपात जैसी स्थिति से बचने के लिए इस देश के 90 करोड़ मतदाताओं को, खास करके ओबीसी के 52 से 55% तक मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए, और इनके धार्मिक ध्रुवीकरण के एजेंडे को फ्लॉप कर देना चाहिए। इनके राम मंदिर के एजेंडे को, इनके धार्मिक एजेंडे को फ्लॉप कर देना चाहिए। अगर ऐसा ओबीसी के लोग नहीं कर पाएंगे तो इतिहास उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, और फिर से वे मनुस्मृति के युग में झोंक दिए जाएंगे हिंदू राष्ट्र बनने पर। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो संविधान रद्द कर दिया जाएगा, लोकतंत्र नष्ट कर दिया जाएगा, और मनुस्मृति को संविधान बनाया जाएगा, मनुस्मृति के आधार पर देश को चलाया जाएगा।
तो वही 5000 साल पहले की गुलामी, आगे झाड़ू, आगे हाड़ी पीछे झाड़ू, यही होगा। ओबीसी SC ST के लोगों, सोच लीजिए कि आपको किसे जिताना है, इंडिया को जिताना है या NDA को जिताना है। इंडिया को जिताओगे तो इंडिया बचेगा, इंडिया को जिताओगे तो भारत बचेगा, NDA को जिताओगे तो भारत तबाह हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे तो भारत बर्बाद हो जाएगा। बस यही इतना हम कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।